आज के न्यूज़ की शुरुआत करता हूँ मैं ए सूटेबल बॉय। किससे? ए सूटेबल बॉय। विक्रम सेठ द गोल्डन गेट और ए सूटेबल बॉय जैसे उपन्यास लिखे थे और इनसे प्रसिद्धि पाने वाले। तो द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, दूसरा है ए सूटेबल बॉय। विक्रम सेठ ने। सेठ का जन्म 1952 में आज ही के दिन कोलकाता में होता। करीब 1500 पन्ना के साथ ए सूटेबल बॉय सिंगल वॉल्यूम में छपे सबसे बड़े उपन्यासों में शुमार है। सबसे बड़ा उपन्यास जो एक ही पुस्तक में छपा है। पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में है कि वो इस उपन्यास की अगली कड़ी के रूप में ए सूटेबल गर्ल भी लिख रहे हैं। ए सूटेबल बॉय की अगली कड़ी में ए सूटेबल गर्ल भी लिख रहे हैं। विक्रम सेठ की मां लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। और ध्यान रखना, उसकी मां जो लीला सेठ थी किसी भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला थी। ठीक है ना। ये विक्रम सेठ, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, इस वजह से तो विक्रम सेठ काफ़ी अच्छा मायने रखेगा। कल आपको पता हो तो मिल्खा सिंह जी चले गए थे, तो मिल्खा सिंह जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो दूसरी बात होगी अपनी मिल्खा सिंह के बारे में। किसके बारे में? मिल्खा सिंह। उड़न सिख भी बोलते हैं उसे। क्या बोलते? उड़न सिख। इसके साथ ही आपको एक प्रश्न और तैयार करना है, उड़न परी किसे बोलते हैं? ठीक है ना, वो प्रश्न भी आप देख लेंगे। उड़न सिख मिल्खा सिंह कभी हार नहीं मानने वाले खिलाड़ी थे। उनकी मृत्यु से पहले 13 जून को उनकी पत्नी निर्मल कौर की भी कोरोना से मौत हो गई थी। देखिए उसके साथ कितनी दुर्घटना हुई है। निर्मल कौर की भी दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। इस बारे में मिल्खा सिंह को अंतिम सांस लेने से कुछ घंटे पहले ही बताया गया था, हालांकि उसको बताया नहीं गया था। बेटे जीव मिल्खा सिंह ने, बेटे का नाम क्या है? जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जीव है तो जीव मिल्खा सिंह। कहा कि पिता की सेहत शुक्रवार को जब बिगड़ने लगी तो हमने फैसला लिया कि पापा को अब मां की मृत्यु के बारे में बता देना चाहिए। जीव बताते हैं कि शुक्रवार सुबह 11 बजे उन्होंने खुद पिता को मां के देहांत के बारे में जानकारी दी। वो कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन आंखों के इशारे से लगा मानो वो सब कुछ समझ गए। अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाले को दिए 1 लाख रुपये। मिल्खा सिंह का 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 38 साल तक कायम था। 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 38 साल तक कायम था, जिसे परमजीत ने 1998 में एक घरेलू प्रतियोगिता में तोड़ा था। तो मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? परमजीत ने, पहली बार। ठीक है ना। परमजीत ने कहा कि चूंकि उनके 45.73 सेकेंड के 400 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला पहला एथलीट
था, इसलिए उन्होंने मुझे 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया। किसने? मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह के नाम पर पटियाला स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पीठ स्थापित की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी जैसी शख्सियत के बारे में आने वाली पीढ़ी को हर जानकारी मिले, इसके लिए पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह के नाम से एक पीठ स्थापित होगी। चलिए, उड़न सिख को 2 घटना ही हमेशा कचोटती रही। एक तो विभाजन के दौरान पाकिस्तान में उनकी आंखों के सामने उसके माता पिता की हत्या। विभाजन के दौरान उनके आंखों के सामने उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। दूसरी घटना रोम में पदक से चूकना। 1960 में रोम ओलंपिक में उनके जीवन की सबसे बड़ी दौड़ थी और वो पलक झपकने के अंतर से पदक चूक गए। कैसे? कि मिल्खा रोम में इतिहास रचने से 0.1 सेकेंड से चूक गए। अब आप खुद सोच लीजिए कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? वो चूक गए। रोम ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक 1964 में उनके साथी रहे बादा दौड़ धावक गुरबचन सिंह रंधावा उन चुनिंदा जीवित एथलीट में थे जिन्होंने मिल्खा सिंह की 400 मीटर की दौड़ देखी। 82 वर्ष के रंधावा ने कहा, मैं वहीं था और पूरे भारतीय दल को उम्मीद थी कि रोम में इतिहास रचा जाएगा और हर कोई सांस थाम कर उस दौड़ का इंतज़ार कर रहा था। वो शानदार फॉर्म में थे और उनकी टाइमिंग उस समय दुनिया के दिग्गजों के बराबर थी। स्वर्ण या रजित मुश्किल था, लेकिन सभी को कांस्य के तमगे का तो यकीन था और वो इसमें सक्षम थे। मिल्खा ने वो दौड़ 45.6 सेकंड में पूरी की और वो दक्षिणी अफ्रीका के मैल्कम स्पेस से 0.1 सेकंड से चूक गए, यानी कि 0.1 सेकंड से पीछे रह गए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। उन्होंने 1958 में इसी प्रतिद्वंदी को पछाड़कर राष्ट्रमंडल खेला में स्वर्ण पदक जीता था। जिसने उसको रोम ओलंपिक से पदक लेने से रोका था, उसको 2 साल पहले राष्ट्रमंडल खेल में उसे हराया था। मैल्कम स्पेंस, साउथ अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का था ये। मैल्कम स्पेंस इससे पीछे रहे थे। जिसको 1958 में राष्ट्रमंडल गेम में हराया था। खेल में खुद मिल्खा सिंह ने इसको हराया था। रंधावा ने कहा, भारतीय दल स्तंभित रह गया। मिल्खा बेहाल थे, वो आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक गलती की और धीमे हो गए। इससे एक सारथिया कांस्य उनके हाथ से निकल गया। मिल्खा को जिंदगी भर इस चूक का मलाल रहा। वो चाहते थे कि भारत का कोई एथलीट एथलेटिक्स में ओलंपिक पद जीतते। ये मिल्खा सिंह जी थे। चलिए, मिल्खा सिंह की जीवनी ठीक लगी, आपको प्रेरित करेगी और करनी भी चाहिए। अब एक और चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि ईरान में चुनाव हुए हैं अभी, ठीक है ना? ईरान में, तो तीसरी बात अपन लेते हैं ईरान के चुनाव।
ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी उम्मीदवार इब्राहिम रईसी, नाम क्या है? इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी को भारी मता से जीत मिली है। वो अगस्त में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। आपको पता होना चाहिए कि ईरान का सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई, ये भी ध्यान रखना, ईरान का सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का ये करीबी है, ठीक है ना। और अभी वो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश भी है। रईसी अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुख्य आलोचक हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा की चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने परमाणु समझौते की बहाली की पुरजोर पैरवी की। ये परमाणु समझौता 2015 में ईरान और अमेरिका सहित 6 महाशक्तियों के बीच हुआ था। वर्ष 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अपने देश को अलग कर लिया और तेहरान पर कई सख्त प्रतिबंध लगा दिए। रईसी इस परमाणु समझौता की बहाली की पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी के खिलाफ जांच की मांग दोहराई है। यह आरोप लगता रहा है कि बीती सदी के 8वें दशक में, यानी 20वीं सदी के 8वें दशक में राजनीतिक कैदियों को फांसी देने में उनकी भूमिका रही है। हालांकि ईरान ने इस आरोप को कभी माना नहीं, ठीक है ना। वो राजनीतिक कैदियों को फांसी देने में वो कट्टर अयतुल्ला खोमेनी का उसको खास आदमी है। अब अगर कभी बात पूछे कभी कि इजराइल ईरान के रुख पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रईसी ईरानी शासन और न्याय व्यवस्था के अहम स्तंभ है, इसलिए ईरान की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उनका ईरान में महिलाओं के प्रति रुख सख्त रहेगा, साथ ही कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और इजराइल से टकराव बढ़ने की भी आशंका है। ये रईसी थे। एक चीज़ जो मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ कि भाई के आपको पता है और होना भी चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और मैक्सिमम देशों को कोविशील्ड भारत से यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से गई है। तो अधिकांश देशों में जब अब भारत में वैक्सीन कम पड़ी तो भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, तो अधिकांश देशों में पहली डोज लग चुकी थी। अब दूसरी डोज के लिए वैक्सीन कम पड़ रही है कोविशील्ड। तो जो WHO ने विनती की है भारत से कि भी जिनको फर्स्ट डोज लगी है उनको बेचारों को सेकेंड डोज भी लगाएं। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का सबसे बड़ा निर्माता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा निर्माता है। वैसे कोविशील्ड का आविष्कार कह सकते हैं अपन, खोज कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है ना, कोविशील्ड बनाई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। एक दूसरा आपको कभी पता हो, एक चीज़ और ध्यान रखना
कि जो कोरोना के जो विभिन्न वेरिएंट आ रहे हैं ना, कोरोना के विभिन्न वेरिएंट, एक बार अरविंद केजरीवाल ने गलती की थी, वो ये गलती की थी कि उसने सिंगापुर में जो नया कोई वेरिएंट आया था तो उसे सिंगापुर वेरिएंट नाम दे दिया था, ठीक है ना। और जनरली जो भारत में जो वेरिएंट था उसे भारतीय वेरिएंट कह दिया था, ठीक है ना। पर WHO ने क्या कर दिया कि रोमन अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनका नाम रख रही है, रोमन अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनका नाम रख रही है, ठीक है ना। जैसे भारतीय वेरिएंट का नाम था डेल्टा, अब ये जो डेल्टा है अभी USA में और यूरोप में कहर बरपाने की शुरुआत कर रहा है। एक और, हालांकि हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि भाई कि चीन के परमाणु विज्ञानी की रहस्यमय हत्या हो गई तो हो गई। पर एक चीज़ और, आपको एक दूसरी न्यूज़ और, म्यांमार में सैनिक शासन 5 महीने हो गए, ठीक है ना। अभी कल संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, मतलब UNO की महासभा ने म्यांमार को चेतावनी दी या एज ए प्रतिबंध जैसे की सिफारिश कर दी कि जल्दी से राजनीतिक कैदियों को मुक्त करें और ये सैनिक शासन समाप्त करें। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। हालांकि मतदान में भारत अलग रहा, मतदान से भारत अलग रहा है। मोनालिसा को नाम जानते हो? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची, मैं इसे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मानता हूँ। ये चित्रकार भी था, इंजीनियर भी था, पता नहीं क्या क्या था। आप इसके बारे में गूगल करोगे तो करीब 20-30 पन्ने खुल जाएंगे इसके बारे में। तो इसकी मोनालिसा की कोई प्रतिकृति है जो वो महंगी बिकी है, ये कोई न्यूज़ है। बट आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि मोनालिसा कौन है, ठीक है ना। वैसे यूँ भी बोलते हैं, राजस्थान की मोनालिसा बनी ठणी को बोला जाता है, राजस्थान की मोनालिसा बनी ठणी को बोला जाता है। चलिए, एक और चीज़ है, आप एक पर्सन लिखिएगा, मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा इसके साथ। एक पर्सन ये हैं जो आपके निबंध में भी आ सकता है, 200 वर्ड्स में भी पर्सन पूछा जा सकता है। इंटरनेट मीडिया एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है ना। इस पर आप कुछ सोचेंगे कि भाई कि आज आप बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19, जिसमें पहली बात है, एक दूसरा, ज़्यादा प्रभावी वैक्सीन, यदि ऐसी वैक्सीन बन जाए जो कोरोना की सभी किस्म के खिलाफ असरदार हो तो वो तो गेम चेंजर साबित होगी। ठीक है ना। हालांकि जैसे कि हमने कोवैक्सीन लगाई या कोविशील्ड लगाई है, ठीक है ना,
तो इससे ये गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, इससे थोड़ी बहुत ये गारंटी बनती है कि आपको कोरोना होगा, बट इतना प्रभावी नहीं होगा, यानी सीवियर केस नहीं होगा और आप मरेंगे नहीं। पर ऐसी वैक्सीन जो है बन जाए जो कोरोना के सभी वेरिएंट पर, अभी जो कोरोना रोधी वैक्सीन प्रयोग में लाई जा रही है वो मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम की बी कोशिकाओं को सक्रिय करती है। हमारा जो कोरोना की जो वर्तमान में वैक्सीन है वो इम्यून सिस्टम की बी कोशिकाओं को सक्रिय करती है। ये कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस का मुकाबला करने के लिए वाई आकार के प्रोटीन उत्पन्न करती है। कैसे? बी कोशिकाएं क्या करती है? वाई आकार का प्रोटीन उत्पन्न करती है। गुड। और इन प्रोटीनों को एंटीबॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमलावर कोशिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें चिन्हित कर देती है ताकि दूसरी इम्यून कोशिकाएं उन्हें नष्ट न कर दें। अमेरिकी विज्ञानियों का कहना है कि यदि इम्यून सिस्टम के दूसरे हिस्से को सक्रिय किया जाए तो नई पीढ़ी की वैक्सीन कोरोना और उससे तेजी से उभर रहे नए वेरिएंट से ज़्यादा कारगर सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी की संक्रामक रोग प्रयोगशाला MIT के ब्रॉड इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में जानने की कोशिश की कि वायरस का हमला होने पर मानव कोशिकाएं किस प्रकार इम्यून सिस्टम को सक्रिय करती है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया गया कि यदि इम्यून सिस्टम की टी कोशिकाओं को सक्रिय किया जाए, कौन सी कोशिकाएं? टी कोशिकाओं को सक्रिय किया जाए तो कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट्स के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जबकि वर्तमान में जो वैक्सीन वो किन कोशिकाओं को सक्रिय करती है? बी। ध्यान रहे कि टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। टी कोशिकाएं कैसी हैं? श्वेत रुधिर कणिक कोशिकाएं। और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है। सेल पत्रिका में प्रकाशित अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा कि इस समय प्रयोग में लाई जा रही वैक्सीन में संभवतः वायरस की सामग्री के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से नहीं हैं जो शरीर में शक्तिशाली इम्यून रेस्पॉन्स उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। नए अध्ययन के हिसाब से वैक्सीन निर्माताओं को वैक्सीन के डिजाइन में परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि वायरस के कुछ अहम हिस्से जो छूट रहे हैं वो भी इस वैक्सीन में सम्मिलित करें। एक शोधकर्ता ने कहा कि हमारी खोज से ऐसी वैक्सीन के विकास में मदद मिलेगी जो वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पांस का ज़्यादा सटीक ढंग से अनुकरण कर सके। टी कोशिकाओं में खासियत यह है कि वो न सिर्फ वायरस को नष्ट कर सकती है बल्कि वायरस के चिन्ह को भी याद कर सकती है ताकि उसी वायरस या उसके वेरिएंट के दोबारा प्रकट होने पर वो तेज रफ्तार के साथ बेहतर प्रतिरोध कर सके। न केवल वायरस को नष्ट करेगी बल्कि उनके चिन्ह को भी याद कर लेगी कैसा है, और फिर उसी प्रकार का कोई नया वायरस, नया वेरिएंट आएगा उसके खिलाफ भी वो डट के मुकाबला करेगी टी कोशिकाएं। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस इम्यून मदद मांगने संबंधी कोशिकाओं की क्षमता में विलंब करता है। ऐसी स्थिति में टी कोशिकाओं को मद्देनजर रखकर बनाई गई वैक्सीन ज़्यादा लाभकारी होगी। ऐसे में नई खोज के आधार पर वैक्सीन फार्मूला कोरोना के नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी इम्यून रेस्पॉन्स उत्पन्न करने में सफल हो सकता है। और जिस तरह से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पूरी दुनिया में तेज़ी से प्रकट हो रहे हैं, उसे देखते हुए यदि ऐसी वैक्सीन बन जाए
जो उसके सभी किस्म वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो, तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी। क्योंकि अभी जो हम ये बी कोशिकाओं को सक्रिय करती है, ठीक है ना। अब एक और सिस्टम जो आपको समझना है, कैसे कमजोर रुपया से बढ़ेगा आयात बोझ। एक न्यूज़ है, रुपया कमजोर है, कमजोर रुपये से बढ़ेगा आयात बोझ। एक्चुअली में ये न्यूज़ इससे संबंधित है कि यूएस की जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक, उसने ब्याज दर बढ़ाई, उसने ब्याज दर बढ़ाई, ठीक है ना, फेडरल बैंक ने। तो अब यूएस की फेडरल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है, तो जो डॉलर निवेश है वो फेडरल बैंक में हो जाएंगे, क्योंकि ब्याज दर बढ़ाई है। तो इस वजह से रुपया और कमज़ोर हुआ है। अब आप सोचिए कि भाई कि रुपया कमज़ोर होने से क्या हुआ। रुपया कमज़ोर, जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ, जो आपको समझना होगा कि भाई कि पहले $1 के मुकाबले, आई डोंट नो कि भाई कि क्या, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, पहले $1 के मुकाबले 70 रुपये खर्च होते थे, अब $1 के मुकाबले 75 रुपये खर्च होते हैं। तो अब आप सोचिए कि पहले हम $100 का आयात करते थे, मान लेते हैं $100 का आयात करते थे, तो हमें 7,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। कितने? अब अगर हम $100 का आयात करते हैं तो हमें 7,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो सीधा सा मतलब हो गया ना, कमज़ोर रुपया से बढ़ेगा आयात बोझ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। और एक और चीज़ भाई कि फेडरल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है, फेडरल बैंक ने अगर ब्याज दर बढ़ाई है तो जाहिर सी बात है कि भाई कि भारत में निवेश की दर भी घट सकती है, भारत में निवेश की दर भी घट सकती है। गुड। एक और न्यूज़ है कि भाई कि हॉलमार्किंग जरूरी है पर गड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में नहीं। हॉलमार्किंग क्या होता है? हॉलमार्किंग क्या होता है, ये भी समझने वाली बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मोटे तौर पर हॉलमार्किंग इस बात का प्रमाण है कि जेवर और कलाकृतियाँ की गुणवत्ता क्या है, इसका संचालन और प्रमाणीकरण भारतीय मानक ब्यूरो। हॉलमार्क का संचालन कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। ये भी सवाल बन सकता है आपका, मानक ब्यूरो जिससे BIS बोला जाता है, ठीक है ना। हॉलमार्किंग ज्वेलरों के लिए अनिवार्य है, यानी वो ग्राहकों को बिना हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं बेच सकते। इसमें फ़िलहाल उन ज्वेलर्स को शामिल नहीं किया गया है जिनका सालाना राजस्व 40 लाख रुपये से कम है, यानी कि जिनका राजस्व 40 लाख से ऊपर है, यानी कि वो ज्वेलर जो 40 लाख रुपये से ऊपर तक का व्यापार करता है, उनके लिए हॉलमार्किंग जरूरी है। तो 40 लाख एक सीमा है। सरकार चुनिंदा गहना को अभी इससे छूट भी दी है, ठीक है ना। अब एक और चीज़, हॉलमार्किंग से होता क्या कि धोखाधड़ी। एक्चुअली में सामान्यतः अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में सिर्फ 30% ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हो रही है, यानी कि 70% ज्वेलरी बिना हॉलमार्किंग के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर के विश्वास पर बिक रही है।
अब वो है या नहीं है, क्योंकि जितनी जिस धातु की जितनी मात्रा बताई गई वो उसमें है या नहीं है, ये सिर्फ विश्वास पर टिकी हुई है। सरकार ने, और फिर एक और चीज़ समझिएगा, सरकार ने अभी हॉलमार्किंग के तहत 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वेलरी को रखा है। कितने? 3 पेटेंट, 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वेलरी को रखा है कि भाई इन पर, इसका मतलब यह है कि ज्वेलर इन 3 गुणवत्ता कैटेगरी की ज्वेलरी बनाकर ग्राहकों को बेच सकते हैं। तो ज्वेलर इन 3 गुणवत्ता की 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। हालांकि सोने के 20, 23 और 24 कैरेट के अन्य स्वरूपों की भी हॉलमार्किंग की इजाज़त है, पर सोना, नॉट ज्वेलरी। ज्वेलरी के 3 ही पैटर्न होंगे, 3 ही कैरेट में बन सकती हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त है। कौन कौन सी? 14, 18, 22। ये ध्यान रखना। चलिए, ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक और, दुनिया के करीब करीब 75% डेस्कटॉप और लैपटॉप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पर काम करते हैं, उसकी निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बीते दिना एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। रेडमंड की इस तकनीकी दिग्गज ने अपने मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ सत्य नडेला को चेयरमैन पद का दायित्व भी सौंप दिया। इस प्रकार करीब 46 साल पुरानी इस कंपनी में 21 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोनों पदों पर एक ही शख्स विराजमान हो। इससे पहले ये उपलब्धि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और लंबे समय तक मुखिया रहे बिल गेट्स के नाम रही। यानी कि बिल गेट्स के बाद पहला व्यक्ति है सत्य नडेला, जो चेयरमैन भी है और सीईओ भी है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब नडेला ने न केवल माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा हालात को बखूबी संभाला, बल्कि अपनी नई सोच से उसने कारोबार को नए आयाम दिए। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए पारंपरिक कारोबार के इतर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासा जोर दिया गया। 2 शब्द आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो क्लाउड, आपके साइंस और टेक में काम आएंगे। ये कंप्यूटिंग पढ़ना घर पे जाके, कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। उनके इन प्रयासों के परिणामों पर आंकड़ा ने भी अपनी मोहर लगा दी है। वर्ष 2014 में नडेला के सीईओ बनने के बाद अब तक कंपनी के शेयर में 600% की बढ़त दर्ज की गई है और कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। यानी कि पहली मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एप्पल। चेयरमैन पद पर उनकी ताजपोशी को लेकर नडेला की क्षमताओं से जुड़े कंपनी के बयान में भरपूर विश्वास स्पष्ट तौर पर झलकता है। इस मौके पर कंपनी की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि जोखिमों की पहचान कर रणनीतिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिहाज से वो व्यवसाय को अपनी गहन समझ का लाभ प्रदान करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट को मार्गदर्शन देंगे। वाह भाई सत्य नडेला, गजब करेला, जोरदार करेला भाई। एक और बढ़िया अच्छी खासी आपको
आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज़ है, अच्छी भी न्यूज़ है, एक्चुअली में कुछ आशा जगाती है। एक तो वो कि एक तो दुनिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर। गहमर जो गाजीपुर जिले में है। दुनिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, ठीक है ना। इस गांव के लोगों ने ये तय कर दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कि सुखद सूचना इसलिए है कि भाई के वहाँ गंगा के किनारे रहने वाले जो गांव हैं उन गाँव में शवों का निपटान गंगा नदी में बहा कर किया जाता है। तो इस गांव ने फैसला किया कि अब गंगा नदी में शव नहीं बहाएंगे, तो ये अच्छी बात है। हालांकि इस गांव के बारे में देखिए कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बिहार की सीमा से छठे गांव गहमर गांव की आबादी 1,20,000 है। साहित्यकारों और महान शख्सियतों के अलावा इसने सैनिकों के गांव के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 12,000 सेना के जवान हैं, तो भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 15,000 के आसपास है। पूरा गांव 22 पट्टी या टोले में बटा हुआ है। खास बात यह है कि प्रत्येक पट्टी या टोला किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है। गहमर, यह अच्छी न्यूज़ लगी मेरे को। अंडरटेकर ने अक्षय कुमार को चैलेंज किया कि वही आके लड़ मेरे से। अब अक्षय कुमार ने क्या कहा ये नहीं पता मुझे ना। एक और बात दो ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं और काम की है और डरावनी भी लगती है। एक यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर ने अपने अध्ययन में ये बताया कि साबरमती नदी और अहमदाबाद की 2 जिला में कोरोना वायरस के चिन्ह मिले, यानी कि नदी के पानी और जिला में भी कोरोना वायरस के चिन्ह मिले हैं। एक आपको पता हो, जिस प्रकार रेमडेसिविर मायने रखती थी उसी प्रकार जब से ब्लैक फंगस आई है, ब्लैक फंगस आई है, तो उसके लिए दवाई है एम्फोटेरिसिन। याद रखेंगे आप, एम्फोटेरिसिन B, ये ब्लैक फंगस में काम आती है। एक दूसरा आज क्या है, गंगा दशहरा। आज क्या है, गंगा दशहरा। इस पर स्नान किया जाता है। कल निर्जला एकादशी है, तो इस पर गंगा स्नान महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जब अपन ये सोचते हैं कि भाई कि गंगा स्नान अभी कोरोना काल में गंगा के तट पर भीड़ करना बड़ा ख़राब काम है, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी कि भाई आज गंगा दशहरा है। क्या दशहरा है, गंगा दशहरा। चलिए हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी न्यूज़ है, वह है कि भाई के यूपी के जो शहर है ना, उन मुख्य सड़कों पर जो भी मकान है उनको एक ही रंग में रंगने के लिए रिजोल्यूशंस पास किया है। जैसे कि एक्चुअली में इसके बहाने में आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, वो ये है कि जयपुर
गुलाबी नगर कब बना और क्यों बना, ये प्रश्न कर लीजिए। गुलाबी नगर कब बना और क्यों बना, ठीक है ना। आज गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है पूरा जयपुर, ठीक है। और अंतिम न्यूज़ वो ये है, जान है तो जहान। एक्चुअली में ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण में थोड़ा सा रुझान कम दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र और अल्पसंख्यक टीकाकरण में रुचि कम ले रहे हैं। पहले तो मारामारी थी कि भाई टीके नहीं मिल रहे हैं, अब वो टीके नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में टीके भी कम लग रहे हैं, ठीक है ना। तब एक अभियान चला है, जान है तो जहान है, जान है तो जान है। ये कौन चला रहा है ये भी मैं बता दूं आपको। लिखिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें 2.5 करोड़ स्वयं सहायता समूह जागरूकता में लगाएंगे, साथ ही धर्म गुरुओं को भी इससे जोड़ेंगे ताकि लोगों में विश्वास जगे। एक्चुअली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीकाकरण पर भरोसा नहीं करते या टीका के संबंधी अफवाहें बहुत ज़्यादा तैर रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसके कारण ये कार्यक्रम चलाना पड़ा।